हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटा? ठीक है आप? शुक्र है अल्लाह का। सर आप ठीक है? जी जी, शुक्र अल्लाह का। सर लास्ट लेक्चर में सर एब्सेंट लगा हुआ है मेरा। आप नहीं होंगे? नहीं सर, मैं था क्लास भी लिया था, अटेंडेंस भी दिया था सर। देखिए, मैं कोशिश तो करता हूँ कि ना अच्छा हाँ, यूट्यूब पे वो मैंने लिंक सेंड किया था, आपने वो वाला लेक्चर अटेंड किया था? जी जी सर, अटेंड तो किया था। उसके उसके ऊपर यूट्यूब पे अपना रोल नंबर मेंशन किया था? जी किया है सर, उसमें भी किया है। अच्छा बेटा, मैंने वो अटेंडेंस ना वहीं से लगाई थी। अच्छा। तो मे बी वो एक दो स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि उनका ना वो कमेंट का नहीं ऑप्शन आ रहा। तो मैंने वो अटेंडेंस ना हम्म। वहीं से लगाई थी, और मैंने देखा बेटा, हमारे टोटल स्ट्रेंथ तकरीबन वही 110 के अराउंड है। लेकिन वहां पे जी। जो स्टूडेंट शो हो रहे होते हैं ना, जिन्होंने अपना रोल नंबर मेंशन किया होता है, वो कोई 80 70 80 70 80 होते हैं। मैंने हम्म। बड़े ध्यान से कोशिश करके एक एक रोल नंबर वहां से देख के लगाई है। लेकिन फिर भी हम इंसान है यार, कोई कमी बेशी रह सकती है। चलिए फिर सर, आप अगर हो सकते तो लगवा देना फिर। मैं देखता हूँ, अगर पॉसिबल हुआ चेंज होने वाला ऑप्शन तो मैं कर दूंगा। अदरवाइज आगे से मैं ज़्यादा केयरफुल इसको देख लूंगा। ठीक है सर, शुक्रिया। थैंक यू बेटा। ओके। अच्छा बेटा जी, कंटिन्यू करें? कितने लोग अवेलेबल हैं? ठीक है जी, मुझे बेटा सिग्नल दें, पहले हम कंटिन्यू करें क्या? यस सर, अस्सलाम कर वालेकुम लें। सर। ठीक है, चलें बेटा, कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अस्सलाम वालेकुम। जी जी बेटा, वालेकुम सर अस्सलाम। मेरी बात है, सर आपने जो पहली वीडियो अपलोड की है ना सर, उसमें तो आवाज ही बहुत ज्यादा कम आ रही है आपकी। एक्चुअली ना, वो कल रात को मैं वीडियो बना रहा था, तो बेटी पास में सोई हुई थी, तो शायद उसकी वजह से मैं थोड़ा हाँ सा लाउड नहीं बोला। दूसरी वाली में ठीक था। जी सर, दूसरी वाली भी ठीक था। चलें बेटा, मैं कोशिश करता हूँ जो आपकी कमी वहां पे रह गई है, ये हम लाइव सेशन में कंप्लीट कर लेते हैं। मीन ओके। वाइल मैं घर जाके ना दोबारा से वो वीडियो बना के ना, जिसमें वॉल्यूम अच्छा सा हो, तो वो मैं आपसे शेयर करता जी हूँ, सर। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी बेटा, वेलकम वेलकम। आपकी फीडबैक बेटा बड़ी पॉजिटिव होती है, कि जो कमियां होती हैं ऑनलाइन सेशन में कुछ पूरी हो जाती हैं, और जब ऐसे आप बता देते हैं कि ये इशू आया है, तो वो हमें इम्प्रूव करने में बड़ा अच्छा लाइक पॉइंट मिल जाता है। थैंक यू। वेलकम सर। चलें बेटा, कंटिन्यू करते हैं। मैं आ रहा हूँ, बुक शेयर की हुई थी आपसे। बताएं बेटा, बुक शेयर हो रही है आपसे? यस सर। अच्छा जी, मुझे क्यों नहीं नज़र आ रही? हाँ, ये लास्ट टाइम बेटा हमने किया था ये एग्जाम्पल 8, और यहाँ से आगे जो आपका वीडियो 1 है, वो बेसिकली 1.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे, जो कि हमने ऑलरेडी पिछले जो हमारी क्लासेस थी उसमें हमने एज ए टॉपिक रीड किया था। ये कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स वैल्यू एक कॉस्ट की होती है, फिर एक थोड़ी सी जो चेंज होने वाली वैल्यू होती है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, और लीनियर फंक्शन को डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये वो एक्सरसाइज थी, मैंने इसमें से ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और कुछ जो मैं चाह रहा था कि हम अगला टॉपिक भी पढ़ लें, और रिमेनिंग कुछ इसमें से क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, वो इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर्स में आपसे दोबारा डिस्कस करूंगा, जो एक दो क्वेश्चंस रह गए हैं। खैर, इसको कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.2। इसमें देखें बेटा, हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ पे देखें, x की पावर है 1, ऐसे ही है। जी यस सर। सर। x की पावर 1 हो किसी फंक्शन में, तो उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर फंक्शन। ठीक है। जी सर। सॉरी। सिमिलरली बेटा, ये दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स। इसमें भी देखें, x की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 ही है, तो ये भी हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है। सो वी आर गिवन गिवन टू लीनियर फंक्शंस, एंड वी हैव टू फाइंड द फॉलोइंग इन ये वैल्यूज। ये 10 वैल्यूज जो हैं, ये हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये वाली वैल्यू मालूम करनी है, एफ ऑफ 3। तो हमने डिस्कस किया था, ये जो एफ ऑफ एक्स है इक्वल्स टू 7 - 5x,
इसको यहाँ पे हमें 3 चाहिए ये बनाने के लिए। तो हम क्या करते होते हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर ये जो 3 लिखा हुआ है वो एक्स को वही रिप्रेजेंट हम करेंगे। x की जगह पे रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ठीक ये है सर। काम मैं यहाँ पे करता हूँ। इसका अगर मैं नाम इक्वेशन नंबर 1 रख लूँ तो यहाँ पे x की जगह पे मैं 3 रिप्लेस कर दूंगा जहां जहां पे भी x है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 7 माइनस 15 और मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो इट विल बी -8। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसमें कोई मुश्किल? नो सर। सिमिलरली बेटा अगर हम इसके फोर्थ पार्ट को डिस्कस करें, दिस वन, इसमें देखें ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है -1। इट मीन्स हम x की जगह पे -1 रिप्लेस कर देंगे। जो हमारे पास fx वाला फंक्शन है, fx वाला फंक्शन हमारे पास था जी 7 माइनस 5x। तो इसमें x की जगह पे, इन दोनों जगह पे हम -1 रिप्लेस करेंगे। ये -1 कहाँ से आया? ये जो हमने फाइंड करना था उसकी ब्रैकेट में जो वैल्यू गिवन थी, तो वो वहां से हमें आइडिया हुआ कि x की वैल्यू है -1। सो वी आर रिप्लेसिंग -1 इन द फंक्शन। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये 7 आ जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, -1 मल्टीप्लाई बाय -5, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। इसको ऐड कर लेंगे तो ये 12 आ जाएगा। इसमें कोई मुश्किल? नो नहीं सर। सर। ओके, आगे चलते हैं बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 9 देखें जरा। इसमें देखें आपने एफ ऑफ टी मालूम करना है। तो ब्रैकेट के अंदर t है, इट मींस आप क्या करेंगे, x की जगह पे t रिप्लेस कर देंगे फंक्शन में। फंक्शन हमारे पास वही था f ऑफ x इक्वल टू 7 माइनस 5x, और x की जगह पे हमने t लगा देना है। तो जहां जहां पे x आप t रिप्लेस करते जाएं। तो इसका यही आंसर है, ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। सर ये 7 नंबर कर ले सर एक ट्राई। 7 वाला तो अभी मैंने डिस्कस ही नहीं किया बेटा, वो g वाला भी करता हूं। ये क्लियर है? ये सर क्लियर है। अच्छा, मुझे एक छोटी सी बात बताइएगा। मैं कह रहा हूँ कि ये इसका जो आंसर मैंने फाइंड आउट किया, ये वाला 7 माइनस 5t, इसको मैंने आगे मजीद सॉल्व नहीं किया। कोई मुझे बताएगा ऐसी क्या रीजन है हम इसको मजीद सॉल्व क्यों नहीं कर रहे? सर क्योंकि 5 के साथ t का वेरिएबल है, 7 उसके साथ सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं हो सकता। एग्जैक्टली देखें, जब आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो वो वैल्यू सेम होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 5t है, तो इधर है 7, 7 के साथ अगर t होता तो हम 5 के साथ उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते। सिमिलरली अगर ये जैसे 7 है तो यहाँ पे खाली 5 होता, ये t ना होता, तो फिर हम इसको प्लस माइनस कर सकते थे। अब एक में वेरिएबल है और एक में कांस्टेंट वैल्यू है, तो इन दोनों को आप कंबाइन नहीं कर सकते, आप इनको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ठीक हो गया? हाँ जी। जी जी सर। सर। ओके चलें बेटा, ये सारे की सारी जो चीजें हमने डिस्कस की हैं, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स से रिलेटेड थी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फंक्शन जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स में भी बेटा ऐसे ही क्वेश्चंस गिवन आपको, जैसे कि ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 देखें जरा, जी ऑफ -1/2। तो आपके पास ये जो x है, जी ऑफ -1/2 आपने फाइंड आउट करना है। इट मीन्स कि x की वैल्यू आपके पास -1/2 आ जाएगी, ऐसी है। जी सर। जी सर। जो ब्रैकेट के अंदर है वो बेसिकली x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो x इक्वल्स टू -1/2 आया है, इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ और मैं उसको सिंप्लीफाई कर लूंगा, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखें जरा, g ऑफ -1/2 इक्वल्स टू 2, और x की जगह पे आपने -1/2 रिप्लेस किया और ये -3। ठीक है जी। अब देखें जरा, जब सिंप्लीफाई करेंगे ये वैल्यूज आपस में हो रही हैं मल्टीप्लाई। जब ये मल्टीप्लाई होंगी तो ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास यहाँ से -1 आ जाएगा, जो रिमेनिंग वैल्यू बच गया है, और ये -3 है। इसको जब आप ऐड +4 करेंगे तो प्लस ये देंगे। -4 हो जाएगा। जी सर। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली ये आप जो बाकी वैल्यूज हैं ये वाली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो सर ये गया 10 वाली कर दे, 10 वाली। बेटा, ये जी उस सर। वीडियो लेक्चर में है, या वहां से देख लेना।
बल्कि एक काम करें, हाँ ये कामरान, जी सर। कामरान आपने जैसे ये वाला क्वेश्चन ट्राई किया ना, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही है। इसको जल्दी से बेटा, बाकी भी जितने लोग अभी प्रेजेंट हैं, इसको जल्दी से सॉल्व करके लिख के मुझे अपने कैमरा से अपनी नोटबुक चेक करवा दें जल्दी से, हरी अप। मुझे इसी बहाने पता भी चल जाएगा कि आपको अच्छे से समझ आ गया है। बदलना बदलना बाद में ना तो किचन क्यों करो तो क्या हो गया कामरान? कामरान सॉरी सर। आप पश्तो में बात करते हैं? जी सर। वाह वाह। सर कामरान खान है उसका पूरा नाम। जी जी। और लाला तड़ामशा, सर हम लोग फिर क्लास छोड़ दें? यार मुझे इतनी सी ही आती है। हाँ जी बेटा, लिखा है किसी ने इसका आंसर जी ऑफ के स्क्वायर का? बेटा बताइएगा, किसी ने कंप्लीट सर किया है? 2k² माइनस 3। -3। एक मिनट, मैं अभी जल्दी से चेक कर लूं। सर कहाँ गया? हो गया सर। वेरी गुड। हाँ जी, 2k² - 3 आया सबका? जी सर। जी सर। वेरी गुड। देखें भाई, कामरान आसान सा था, आप परेशान हो रहे थे। चलिए बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हमने जो थोड़ा सा आगे स्टडी किया था, यहाँ पे देखिएगा, ये सॉरी, ये राइट अ लीनियर कॉस्ट फंक्शन फॉर ईच सिचुएशन, आइडेंटिफाई ऑल वेरिएबल्स यूज्ड। कि आपने बेसिकली कॉस्ट फंक्शन ही बनाना, और तो ऐसी कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं इसको कंटिन्यू करूं, थोड़ा सा रिमाइंड करवाने के लिए लास्ट टाइम जो हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी, मैं आपके सामने शेयर करूं, तो ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए। तो ये क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर लेंगे। सॉरी, ये है ये वाला। देखिएगा बेटा, एग्जाम्पल 4 की स्टेटमेंट पढ़ें जरा जल्दी से। ये हमने ना पिछले लेक्चर में भी हमने ये क्वेश्चन किया था। इसमें क्या था कि आपके पास एक गेम बनाना है, तो गेम बनाने के लिए उसका एक फिक्स वैल्यू है, उसकी जो कॉस्ट है वो है 5000। ये जो फिक्स वैल्यू है, चाहे आप उसको आगे उसकी कॉपीज बनाएं या ना बनाएं, आपने किसी को हायर किया और उसको एक प्रोजेक्ट दे दिया टू डिजाइन अ गेम, सो आपने उसको 5000 दे दिए। अभी उसने आपको रिटर्न कुछ नहीं किया, कोई आउटपुट उसने अभी आपको नहीं दी, तो ये इसकी बेसिकली फिक्स वैल्यू है। इसके बाद वो क्या कहते हैं, दे मस्ट हैव टू पे $12 टू प्रोड्यूस ईच इंडिविजुअल, ये वाला। कि इसके बाद जब आप इंडिविजुअल कॉपी बनाएंगे, ईच कॉपी आपको $12 पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें देखें, जब हमने इसका सोल्यूशन किया था, हमने उसको लिखा था कि जब आपने कोई भी गेम नहीं बनाई, तो आपने 5000 लिखा था ना, तो उसकी कॉस्ट ये जो थी वो थी 5000। ये फिक्स प्राइस है, चाहे गेम बनाएं या ना बनाएं, ये 5000 आपने पे करने ही करने हैं। तो इसको क्योंकि अभी गेम जो बनी है वो 0 है, तो हमने इसका नाम रख दिया था C(0), कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 0 गेम। इसके बाद अगली स्टेटमेंट क्या थी कि भाई जब आपने उसकी एक कॉपी बनाई है, तो हमने उसकी कॉस्ट C(1) कह दिया था। 1 मतलब कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी। तो वो क्या आ जाएगा, इस 5000 में आप $12 और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब एक कॉपी बनाई है तो एक दफा 12 मल्टीप्लाई हो गया। सिमिलरली जब आपने उसकी 2 कॉपीज बनाई, तो कॉस्ट ऑफ 2 कॉपी C(2) आ जाएगा, और यहां पे आ जाएगा 5000 प्लस 12 इंटू 2,
2 कॉपीज बनाई है तो 12 जो है आप 2 दफा ऐड करोगे, 2 दफा ऐड करने का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 12। सिमिलरली अब आपको नंबर ऑफ गेम्स तो पता नहीं है, आपने जनरल क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप यहाँ पे 2 की जगह रिप्लेस करोगे x लेफ्ट साइड पे और 2 की जगह पे रिप्लेस करोगे यहाँ पे x राइट साइड पे। तो वो आपके पास जनरल फंक्शन आ जाएगा, कॉस फंक्शन c ऑफ x इक्वल्स टू 5000 प्लस 12 इंटू एक्स। तो इस तरीके से आपके पास ये 12x वाला फंक्शन 12x प्लस 5000 बन गया था। यही चीज यहाँ पे इन्होंने लिखी है, ये देखें जरा, ये सी ऑफ जीरो था। जब आपने जीरो गेम प्रोड्यूस, सिंस 5000 मस्ट बी स्पेंट इवन इफ नो गेम्स आर प्रोड्यूस्ड, कि 5000 तो आपने स्पेंड करने ही करने हैं चाहे गेम प्रोड्यूस हुई है या नहीं हुई। इसके बाद जब आपने एक गेम प्रोड्यूस कर ली तो 5000 तो आप पहले ही दे चुके थे, तो आपको $12 और देने पड़ेंगे, तो वो ऐड होके आपके पास एक गेम की इतनी कीमत बन जाएगी। सिमिलरली जो आपने 2 गेम्स बनाई है तो 2 दफा 12 आ जाएगा, तो उसको 2 इंटू 12 कर दिया, ये कॉस्ट ऑफ 2 गेम आ गया। इसी तरीके से जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो x जब 12 के साथ लिखेंगे तो यहाँ भी x आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग x गेम्स। ठीक है, अब ये आपके पास वो लीनियर फंक्शन बन गया है। यहाँ पे देखें x की पावर 1 है, व्हेन x हैज मैक्सिमम एक्सपोनेंट 1 इट विल बी नोन एज लीनियर इक्वेशन। तो ये कॉस फंक्शन बन गया लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में। ठीक हो गया, यही सारा काम अब आपने करना है इधर इस क्वेश्चन नंबर 19 में। देखें क्या कहते हैं, इसकी स्टेटमेंट पढ़ें जरा, ये पढ़ें जरा बेटा स्टेटमेंट। हाँ जी बेटा, स्टेटमेंट रीड कर लिया? जी सर। जी सर कर लिया। गुड हो गया। देखिए बेटा इसमें एक वो स्नो बोर्ड का जो रेंट है वो 40,000, ये वो रेंट है जो फिक्स प्राइस है, और उसमें प्लस क्या हो रहा है, $8.5 आफ्टर ईच आवर। ठीक है, ये बिल्कुल अभी जो हमने आपको स्टेटमेंट, ये जो पिछली एग्जांपल डिस्कस की है उसमें जो फिक्स प्राइस थी उसकी वो आके वहां पे 5,000 थी, इसमें फिक्स प्राइस 5,000 की जगह पे क्या है, $40। 40 ठीक है, अच्छा उसके बाद वहां पे क्या हो रहा था, ईच गेम आप $12 एक्स्ट्रा पे कर रहे थे, तो यहाँ पे आपने ईच और $8.5 एक्स्ट्रा पे करने हैं। ठीक है, तो जब आपने कॉस्ट ऑफ 0 आवर देखा तो वो आपके पास बन गया 40 घंटे, सॉरी $40, यही था। जी जी सर। हाँ जी, हेलो, जी सर। हाँ, तो ये बात क्लियर हुई है बेटा? जी जी सर। गुड हो गया कि आपने ये जो $40 है ये आपने पे करने ही करने हैं जब आपने 0 आवर्स स्नो बोर्ड को यूज किया है, जो स्नो बोर्ड था।
उसके बाद जब आपने उसको 1 और यूज कर लिया तो कॉस्ट ऑफ यूजिंग स्नोबोर्ड आफ्टर 1 आवर विल बी 40 प्लस $8.5 हो जाएगा। ऐसे ही जी है। सर, ऐसे ही है सर। अच्छा, मैं अगर इसको 8.5 मल्टीप्लाई बाय 1 कर लूं कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? नो सर। वेरी गुड। सिमिलरली मैं देखता हूं कॉस्ट ऑफ यूजिंग स्नोबोर्ड आफ्टर 2 आवर्स, वो क्या आ जाएगा हमारे पास 40 40 प्लस 8.5, 17 प्लस 8.5 17 हाँ, आप उसको ना ऐसे मल्टीप्लाई ना करें, उसको ऐसे लिखा रहने दें 8.5 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक हो गया। जी सर। तो ये 1 आवर की कॉस्ट थी, ये 2 आवर्स की कॉस्ट है। आप इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएं तो आपने x आवर्स की जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट करनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की जगह पे आप x रिप्लेस कर दें तो आ जाएगा cx इक्वल्स टू 40 प्लस 8.5 इंटू एक्स। ऐसे ही है। जी सर, ऐसे ही है। यहाँ पे भी x आ जाएगा, यहाँ पे भी x आ जाएगा। तो ये बेसिकली आपका रिक्वायर्ड फंक्शन आ जाएगा जो आपने मालूम करना था। x की मैक्सिमम पावर इसमें 1 है, ये हमारा वो लीनियर फंक्शन है। चलें बेटा आगे। श्योर सर। अच्छा बेटा, ये जो इसके 20, 21 और 22 क्वेश्चन ये बिल्कुल सिमिलर हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। अब हम चल इससे ना कुछ एक दो क्वेश्चंस और डिस्कस करने वाले थे, वो मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा। अब हम चलते हैं आगे। ये जो एक्सरसाइज है, एक गुड न्यूज़ है आपके लिए कि ये हमने नहीं करनी। द लीस्ट स्क्वायर लाइन ये सिलेबस में शामिल नहीं है। ठीक है जी सर। जज़ाकल्लाह। बेटा, बाकी फ्रेंड्स को भी बता देना, वैसे तो मैंने वो वीडियो लेक्चर में भी मेंशन किया था। अच्छा बेटा, अब आगे चलते हैं हम चैप्टर 2 पे। बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग सा है। कहाँ चला गया, सॉरी। ये चैप्टर है बेटा नॉन लीनियर फंक्शंस। अब ये नॉन लीनियर फंक्शन क्या होता है, जब हमने लीनियर फंक्शन को पढ़ा था उसमें हमारे पास था एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इस टाइप का फंक्शन था। आप बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दें, सिर्फ आपने ये देखना है कि एक्स की पावर क्या है। अगर एक्स की पावर 1 है तो वो लीनियर फंक्शन है, और अगर 1 के अलावा कोई और पावर है तो वो नॉन लीनियर फंक्शन। जैसे यहाँ पे देखिए हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन को, उसकी ट्रांसलेशन डिस्कस करेंगे, उसका रिफ्लेक्शन, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमेटिक फंक्शन है, और आगे जाके हो सकता है हम ट्रांसीडेंटल फंक्शंस भी डिस्कस करें। लेकिन अभी आप ना जरा क्वाड्रेटिक वाला एक जो इक्वेशन आपने डिस्कस की थी वो आइडिया माइंड में ले आए। वेन एवर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 आ जाए, जैसे कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, अगर इस टाइप का आपको कोई फंक्शन गिवन है तो यहाँ पे देखें x की मैक्सिमम पावर क्या है बेटा, 2 है। 2 सर। 2। तो जब x की मैक्सिमम पावर 2 आ जाए उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है। अब इससे रिलेटेड आगे जो यस। डेफिनेट चीजें आएंगी वो हम डिस्कस करते हैं। देखें जरा, ये एक एग्जांपल इन्होंने डिस्कस की हुई थी यहाँ पे, ये देखिएगा जरा। अब इसका ना डाटा यहाँ पे कोई नहीं गिवन, ऊपर भी मैं ढूंढता ही रहा था, इतना खास हमें डाटा कोई नहीं था गिवन यहाँ पे। ठीक है। डायरेक्टली हमें एक ग्राफ गिवन है। अब इस ग्राफ से वो ये पूछना चाहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका क्वेश्चन 1 है, ये ए पार्ट, इज एफ ऑफ टी अ लीनियर फंक्शन। तो आपको ये ग्राफ देख के क्या लगता है, ये लीनियर है या नहीं है? यस और नो में बेटा आपने रिप्लाई करना है। सर लीनियर है। सर नॉन लीनियर है।
लीनियर क्यों नहीं है बेटा? लीनियर कैसा होता है? क्योंकि लीनियर स्ट्रेट लाइन होती है सर। Exactly, लीनियर स्ट्रेट होता है, exactly. लीनियर स्ट्रेट होता है बिल्कुल सर। ऐसे करके जो स्ट्रेट लाइन होगी वो लीनियर होगा, और जो थोड़ा सा भी कर्व आ जाएगा वो लीनियर नहीं होगा, इट विल बी नॉन लीनियर। सो ये हमारे पास आ गया नॉन लीनियर। बाकी इसकी जो डिटेल है ये यहाँ पे मेंशन भी है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है हम डिस्कस करते हैं, डिटरमिन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। अब ये ना अचानक से उन्होंने बहुत बड़ी बात पूछ ली है, पहले हम इसको आसान, थोड़ा सा आसान अल्फाज में डिस्कस करते हैं, फिर इसका आंसर देखेंगे, ये जो भी इसका आंसर है, ठीक है। अच्छा, जब आपके पास बेटा इस तरीके का कोई ग्राफ बना होता है तो उसमें जो यहाँ पे x की वैल्यूज होती हैं ये वाली, ये होते हैं बेसिकली डोमेन के पॉइंट्स, ठीक है। और कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो y की वैल्यूज होती हैं ये होती हैं रेंज की वैल्यूज। ये क्लियर हुआ? हाँ जी बेटा। जी सर क्लियर है। तो x के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज इस्तेमाल हो रही होंगी, वैसे तो देखे ना x एक्सिस होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, तो उस माइनस, जैसे ये मैं पूरा ग्राफ है, मैं इतना सा ग्राफ बनाता हूं, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक ये जो x एक्सिस इस्तेमाल हो रहा है ना, ये हमारे डोमेन के पॉइंट्स होते हैं। ये बात समझ आई? जी सर। क्योंकि देखिए x एक्सिस ये इधर माइनस इन्फिनिटी है, इधर ये प्लस इन्फिनिटी है, हमने उसमें से उतना हिस्सा ले लिया ये वाला जो इस्तेमाल हो रहा है, तो जो इस्तेमाल हो रहा होता है वो हमारे हो जाते हैं डोमेन के पॉइंट्स। अच्छा, अब यहाँ पे जो ग्राफ आपको गिवन है, मैं इसको थोड़ा सा ना एनलार्ज कर रहा हूँ ताकि अच्छा सा क्लियर हो। थोड़ा ज्यादा हो गया, अब ठीक है, कमोबेश। अच्छा बेटा, अब ग्राफ देखिए, आपको शो हो रहा है अच्छे से? जी सर, लेकिन सर वो वाई एक्सिस के जो पॉइंट्स हैं वो क्या है? मैं अभी पहले x एक्सिस को बेटा बता रहा हूँ, दोबारा मैं ग्राफ को जब y के अकॉर्डिंग बताता हूँ तो मैं उसको आपको दोबारा शो कर देता हूँ। देखें, ये x की वैल्यूज हैं, ये 0 से शुरू हो रही हैं और ये कहाँ तक जा रही हैं, ये 365 तक जा रही हैं। ये ऊपर देखें जो आखिरी इसकी वैल्यू यहाँ पे आ रही है ना, ये वाली वैल्यू जहाँ पे मैं गोल्ड सर्कल कर रहा हूँ, ये 365 के कॉरेस्पॉन्ड, ये वाली इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यू, सॉरी ये वाली वैल्यू है। तो हमारा जो डोमेन हम डिस्कस कर रहे थे, हमने कहा था ये x के पॉइंट्स होते हैं, तो इस ग्राफ की अगर मैं डोमेन देखूं तो मेरे पास कौन से पॉइंट्स आ जाएंगे? 0 से लेकर 365 तक, ऐसे ही है। जी सर ऐसे। तो इसको ना आप इस तरीके से लिख लें स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो गिवन है लाइन, अगर ये x के पॉइंट्स हैं तो आप लिख सकते हो x ग्रेटर इक्वल 0 लेस देन इक्वल 365। इसका मतलब भी यही है जो मैंने यहां पे लिखा। क्लियर है बेटा डोमेन? जी सर। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं रेंज। रेंज में क्या होता है, ये जो मेरे पास x की वैल्यूज हैं 0 से 365 तक, इनको बारी बारी मैंने फंक्शन में रिप्लेस किया तो मेरे पास ये वाले सारे पॉइंट्स आना शुरू हो गए, जैसे ये ग्राफ बना हुआ ब्लू वाला, ठीक है। अब मैं देखूंगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y एक्सिस पे वैल्यूज क्या आ रही हैं, तो मैं थोड़ा सा पहले तो ग्राफ को छोटा कर लूं, ये ज्यादा छोटा हो गया यार। चलो यहां से देखते हैं। देखें बेटा, अब यहां पे ये एक तो दो लाइनें लगी हुई हैं, ये जो लाइनें लगी हुई हैं यहां पे, इसको देखिएगा जरा, इसका क्या मतलब है? देख रहे हैं? ओरिजिन सर। देखिए ओरिजिन जो है ना वो 0 पे है, ये ओरिजिन है नीचे, ये ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर ऐसे करके उन्होंने कोई इंक्लाइंड किस्म की दो लाइनें लगाई हुई हैं, ये वाली।
इसका पता क्या मतलब है, आप जरा इसको स्टडी करें, यहां से यहां तक 1000 का डिफरेंस है, ये 13000 से 14000, ये दरमियान यहाँ में। से नया ग्राफ शुरू किया हुआ मेरे ख्याल से। हाँ, फिर यहां से ऑनवर्ड आगे 1000 का डिफरेंस है, यहां पे 1000 का डिफरेंस है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता, इनफैक्ट जो असल में बनना था, तो मैं जीरो से स्टार्ट करता, जीरो से ऊपर चलता जाता, ये 1000, फिर ये 2000, फिर ऊपर जाके 3000, तो बहुत ऊपर जाके ना जब 13000 आना था ना, तो फिर ये ग्राफ बनना था। अब इतना सारा ये जगह खाली रह जाना था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहां पे ना ब्रेक लगाई एक, यहां पे यहां तक ऐसे ब्रेक लगा के ये ग्राफ को फिर ऊपर शुरू किया। अब इसका मतलब ये है कि ये 13000 का जो ये है ना, इससे नीचे वाली सारी जो वैल्यूज है ना, ये वाली, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ नहीं था, ग्राफ 13000 से ऊपर ऊपर जा रहा है, ये जो ना ब्लू वाला जो शेड है ये वाला, देखें ये 13000 से ऊपर ऊपर जा रहा है, तो इट मीन्स नीचे ग्राफ नहीं था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्राफ को रिड्यूस कर लिया कि यहाँ पे एक कट लगा दिया कि 13000 से नीचे सारी वैल्यूज इसके नीचे नीचे रह जाएंगी, बाकी ग्राफ ऊपर से शुरू होगा। ठीक है, जी सर, तो ऐसा ही है। इतना बड़ा तो हमारे पास पेज नहीं ना होता। हम जैसे ये जीरो से इधर शुरू किया, अगर मैं जीरो से इधर शुरू करूंगा तो पहले ये 1000, 2000, 3000, 4000, तो वो ऊपर कहीं जाके ग्राफ बनेगा, तो वो मुश्किल हो जाएगा। सो इन्होंने उसको इस तरीके से मैनेज किया कि ये 13,000 से नीचे वाली सारी वैल्यूज को कह दिया कि ये इधर है इस गैप के अंदर। अब ये 13,000 आ गया है, 14,000, और ये ऊपर तक जा रहा है। अब हम बात कर रहे थे कि रेंज हमने फाइंड करनी है, तो हमने ये देखना है कि ये नीली जो ग्राफ ये बना हुआ है, ये ब्लू वाला, इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट ये जा रहा है जहां पे ये ग्राफ ब्लू वाला टच कर रहा है। ठीक है, इसको मैं लार्ज करके बताता हूँ, आपको ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। देखें बेटा, 13,000 जो है, ये 13,000 वाली लाइन आ गई, और जो हमारा ग्राफ है ना वो 13,000 से थोड़ा सा ऊपर शुरू हो रहा है। क्लियर हो गया? जी सर। वेरी गुड। अब इसी ये तो हो गई इन्होंने जहां से ग्राफ शुरू किया है। अब जहां पे ग्राफ खत्म हो रहा है, हम उसको भी देखते हैं कि वो कहां पे जाके खत्म हो रहा है, फिर हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली उसकी रेंज क्या है। अब देखिए जरा, ये जो ग्राफ खत्म हो रहा है, ये यहां पे खत्म हो रहा है, तो इसको भी मैं कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे इस डायरेक्शन में बढ़ाऊंगा ना, जब एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू, तो यहाँ पे ये किसी ना किसी वैल्यू को टच करेगा, तो वो कमो बेश वो वैल्यू जो है ना वो 16 और 17,000 के दरमियान में आ रही है। ऐसे अंदाजे से बता रहा हूँ, या तो वो 16,500 है, या उसके, सॉरी एक जीरो ज्यादा हो गया, वो 16,500 के पास पास है, थोड़ी सी ऊपर थोड़ी सी नीचे, से अंदाजे से बता रहा हूँ क्योंकि ग्राफ बहुत बड़ा है, तो हम एग्जैक्टली तो आइडिया नहीं लगा सकते, छोटा ग्राफ होता तो हम आइडिया लगा लेते। तो इतनी बात क्लियर हुई? जी सर। अच्छा, अब देखें हमारा जो ग्राफ ब्लू वाला है ना, वो यहां से शुरू होके यहां तक जा रहा है, तो इसके दरमियान दरमियान में देखें सारा ब्लू वाला आ रहा है, इस लाइन से ऊपर नहीं जा रहा। सिमिलरली अगर मैं यहां पे भी एक लाइन लगा लूं इस तरीके से, तो इस लाइन के नीचे भी देखें ब्लू वाला ग्राफ नहीं आ रहा। हमारा जो ब्लू वाला ग्राफ है वो इस लाइन, ये जो दोनों लाइंस है ना, इसके दरमियान दरमियान में रह रहा है। तो ये जो दोनों लाइंस हैं, ये वाई एक्सिस पे जिन पॉइंट्स को कट कर रही हैं, वो बेसिकली हमारे रेंज के पॉइंट्स हो जाएंगे। अब जैसे कि ये किस किस को कट कर रही हैं, ये यहाँ पे 13,000 से थोड़ा सा ऊपर शुरू हो रहा था, हम फर्ज कर लेते हैं वो 13,100 है, तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। और एंड ये कहाँ पे कर रहा है, ये 16,000 से इधर 16,500, 600, 700 जो भी की वैल्यू बनती है, ये इस तक इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, ये बनती है 16,500 या 600 कह लो। तो हमारा जो रेंज है ना वो ये आ जाएगा। ये क्लियर हुआ? जी सर। चलो जी, वेरी गुड। अब इसका जो नीचे आंसर गिवन है मैं उसको स्टडी करता हूं आपके साथ। देखें जरा, एज वो ये वाला, एज with linear function the domain is mapped along the horizontal axis, ये जो horizontal axis है ना, x एक्सिस की बात कर रहे हैं,
तो यहाँ पे जो डोमेन इज 0365, यही आपने ढूंढा था ना डोमेन ग्राफ में से? जी सर। अच्छा, सिमिलरली जो इन्होंने रेंज को डिस्कस किया है, इन्होंने देखो रेंज को ये बताया हुआ है 13,000 से थोड़ी सी ज्यादा थी तो 13,100 से लेकर 16,600 तक जा रही है। जी बाकी सारी ये excellent। डिटेल इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है, ये आप रीड कर सकते हैं। ठीक हो गया? जी ठीक है सर। सर। अच्छा, अब इसका सी पार्ट देखिए, उसमें कहते हैं FO14 आपने फाइंड करना है ग्राफ से। तो इसके लिए देखें जरा, एक ना नीचे भी ग्राफ शो हो रहा है, पहले तो मैं आपको वही शो कर दूं। ये देखें जरा, ये FO14 हमने मालूम करना था ना। 14 जो ब्रैकेट के अंदर है, बेसिकली ये x की वैल्यू है, और ये यहाँ पे x की बजाय उसको t ले रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेरिएबल का इतना इंपैक्ट नहीं होता। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि वो जब टाइम से रिलेटेड है हम उसको t से डिनोट कर देते हैं, डिस्टेंस से रिलेटेड हो तो उसको x से या d से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि वो ईयर चल रहा था, ये सारे जो नीचे x एक्सिस पे चल रहे हैं ये बेसिकली डेज चल रहे हैं, जो साल के डेज होते हैं, डे 1, डे 2, डे 3, तो इसलिए इन्होंने उसको t से मेंशन किया हुआ है। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको x सपोज कर लें। तो यहां से आपने चलना शुरू किया इधर, तो इधर आ गया ये वाला पॉइंट 32। तो इसका मतलब है कि 32 से पीछे पीछे कहीं इसके दरमियान में ये 16 आ जाएगा, ये कहीं यहां पे करके। तो 16 से थोड़ा सा पीछे ये जो रेड लाइन ऊपर को जा रही है ना, तो ये पॉइंट 14 है। इन्होंने क्या किया, ये जो पॉइंट x इक्वल टू 14 था, इसके ऊपर ये एक लाइन लगा दी ऊपर को जाते हुए। ये क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर है। जी अब सर। ये जो पॉइंट 14 है, ये जिस ब्लू लाइन को यहां पे कट करेगा वो हमारे पास इक्वल्स टू इसका आंसर आ जाएगा। अब वो हमने ढूंढना है, मैं इसको जरा ना आपको लार्ज करके बताता हूं। ये देखें जरा, एक तो ये 13,000 और 14,000 के दरमियान में कहीं कट कर रहा है इसको। ठीक है, तो अगर मैं यहां से एक लाइन इधर लेके आऊं, तो ये जो पॉइंट आ रहा है ना, ये बेसिकली हमारा आंसर है। ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, ये FO14 होगी। क्लियर हुआ? सर ये हाँ जी कामरान। तो दरमियान में आ गई, बिल्कुल सेंटर में आ रही है ना, 3,000 और 4,000 के दरमियान ही आ रही है। एग्जैक्टली ऐसे हम अंदाजे से ही बता रहे हैं, सिर्फ ये समझ रहे हैं जब आपके पास पर्टिकुलर तो सवाल आएंगे जिसमें डाटा गिवन होगा तो उसमें आप एग्जैक्ट बता सकेंगे। ठीक है, तो ये तकरीबन ठीक 13,500 ही बन रही है। हाँ जी। ठीक है सर। अच्छा, एक और बात, ये वैसे तो हमने पढ़ा ही हुआ है पहले से, लेकिन मैं उसको रिपीट करवाना चाह रहा हूँ। अगर हमारे पास कोई भी x की वैल्यू लिखी हो ना, जैसे x की वैल्यू मैंने कोई p लिख दी है, तो x एक्सिस पे जो भी कोई पॉइंट p बनता है ना, उस p के ऊपर इस तरीके से एक लाइन लगा दे, तो ये जो पूरी की पूरी रेड लाइन शो की है ना, ये आपके पास x इक्वल टू p का ग्राफ होता है। x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट p देखो, उसके ऊपर वर्टिकल लाइन लगा दो। क्लियर हुआ? जी सर। तो जो भी x की वैल्यू गिवन होती है वो हमारे पास एक वर्टिकल लाइन शो होती है। इसी तरीके से अगर आपको दिया हुआ है y इक्वल्स टू कोई आंसर से, लेट्स सपोज k कोई दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, y एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट देखोगे k, लेट्स सपोज वो यहाँ पे आ रहा है, तो आप क्या करोगे, इस तरीके से वो लाइन लगा दोगे, तो ये आपके पास y इक्वल्स टू k का ग्राफ होगा। ठीक है, जी सर। तो जो x जी गिवन सर। होता है वो आपके पास वर्टिकल लाइन होती है, और अगर y गिवन होगा तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला बेटा आपको क्लियर हो गया, 14 वाला। ये देखिए उन्होंने भी बताया हुआ कि ये देखिए, ये यहाँ पे ना इक्वल का साइन नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 13,500। ठीक हो गया?
जी सर। ठीक है सर। अच्छा, अब इसका जो अगला पार्ट है, ये डी पार्ट, इसमें कहते हैं सोल्व दिस। इसमें देखिए आपको एफ ऑफ टी दिया हुआ है, ये इस वाले सवाल के बिल्कुल उलट है। इस वाले में देखें आपको एफ ऑफ 14 मालूम करना था, ठीक है, कि ये किसके इक्वल है ये आपने मालूम करना था। अब इस वाले डी में देखें जो इक्वल वाली वैल्यू है वो आपको गिवन है, लेकिन ये जो टी है, टी आपके पास नहीं गिवन, तो ये टी आपने मालूम करना है। तो इसमें भी देखिए मैं ग्राफ से शो करता हूं, आपको बड़े अच्छे से क्लियर होगा अभी। ओहो, ये देखें जरा, हाँ, तो आपके पास जो वैल्यू थी 14,000, आगे क्या था 200 कुछ और भी था शायद, मैं भूल गया हूँ, एक मिनट चेक कर लूँ। 250। ये 14,250। तो हम क्या करेंगे, ये एफ ऑफ, मैं आपको लिख के बताता हूँ, एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 14,250। तो ये जो एफ ऑफ टी की फॉर्म में गिवन होती है, ये बेसिकली वाई एक्सिस की वैल्यू होती है। हम क्या करेंगे, ये 14,250 इस वाई एक्सिस पे ढूंढेंगे वो कहाँ पे आ रहा है। तो एग्जैक्टली देखिए, ये 14,000 है, ये 15,000 है, इसके बिल्कुल दरमियान में तो आ जाएगा 14,500। हाँ जी जी। सर। जी सर। उसके बाद ये जो 14,500 आ गया है, और ये जो 14,000, इसके बिल्कुल दरमियान में जो वैल्यू आ जाएगी, जो इन्होंने ये शो की हुई है, ये बेसिकली आ जाएगा 14,250, ये रेड पॉइंट। ये हमें सवाल में गिवन था कि एफ ऑफ टी बराबर है 14,250। ये हमने यहाँ पे पॉइंट ढूंढ लिया। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से यहाँ को ऐसे करके, ये जो लाइन लगाई हुई है, इस लाइन ने यहाँ पे जाके ग्राफ को कट कर दिया। ठीक हो गया। जी सर। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से नीचे देखेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर कि वो कहां पे कट हो रहा है। तो जब आप इस पॉइंट से नीचे देखेंगे तो ये 60 के करीब करीब देखें कट कर रहा है इस एक्स एक्सिस को। ये जो टी वाला एक्सिस है ना, इन्होंने शो किया हुआ, तो ये पॉइंट इसको शो कर रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा लार्ज करके देख लूं, ये देखें, यहां से आपने नीचे को आना है, तो ये इस तरीके से ना 60 से थोड़ा ज्यादा वैल्यू है, तो ये तकरीबन 62-3 बन देती है, 64 तक। यही यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, ये वाली देखना जरा, कि ये टी इक्वल टू 64 बनता है। यहां तक क्लियर है बेटा? जी सर। अच्छा जी, अब देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। आगे जाने से पहले, बल्कि ये सारी बेटा हम डिस्कशन कर रहे थे ग्राफ की मदद से, कि आपको अगर ग्राफ दिया हुआ है इस किस्म का, तो आप वहां से बता सकते हैं डोमेन क्या है। तो डोमेन हमने क्या देखा, जो ये वाले एक्स के पॉइंट्स होते हैं वो डोमेन होते हैं, और जहां से ग्राफ लेकर जहां तक जा वो हमारे ये वाले रेंज के पॉइंट्स होते हैं। सिमिलरली फिर हमने वो यहाँ से नीचे को देखा, फिर यहाँ से ऊपर को देखा, तो ये सारे हमने पॉइंट्स को डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि ओरिजिनली फंक्शन होता क्या है। इस पे वापस आते हैं जरा, ये देखें, ये बेसिकली फंक्शन की मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ठीक है। A function is a rule that is assigned to each element from one set exactly one element from another set. इसका मतलब ये है कि फंक्शन बेसिकली क्या है, ये एक ऐसा मशीन, आप इसको सपोज कर लें कि आप इसमें एक सेट के एलिमेंट्स डालते जाएंगे तो वो दूसरे सेट के एलिमेंट्स बनते जाएंगे। मैं ना इसको एक एग्जांपल से समझाता होता हूँ। जैसे हम वो जूस पीते हैं सारे के सारे, जूसर ब्लेंडर मशीन आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी में जब जूस पीने जाते होंगे ना, तो इस टाइप की आपके पास एक जूसर ब्लेंडर मशीन होती है। उसके यहाँ पे ऐसे करके एक छोटा सा हॉल सा बना होता है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ से फ्रूट इसमें ऐड करते हैं, ऐसे करके इसमें फ्रूट आ जाते हैं, और यहाँ से वो उसका मशीन कोई प्रोसीजर करके ये वाला सारा का सारा उसको क्रश करके उसका जूस बना देता है,
और यहाँ पे इन्होंने ऐसे करके ना एक बर्तन रखा होता है, हमारा सारा जूस इसमें आ जाता है। ऐसे ही है यस सर। बेटा, बाकी लोग भी ऐसे ही है प्रेजेंट सर, हैं, ये ऐसे ही सिर्फ है, मेरी कामरान से ऐसे ही है। बात हो रही है आज। सर यस। और बोल रहे हैं सही है सर, ठीक जूस है। ऐसे ही बनता है। ठीक हो गया। सर अच्छा आपने बेटा, पश्तो बोल के बॉर्डर खड़ा कर दिया। ओए ओए, सर कोई क्लास बॉर्डर में खड़ा नहीं बना के किया, तो जाएंगे आप। खबरदार, कोई ऐसे बॉर्डर वाली बात नहीं करेगा। क्लास में बेटा सारे स्टूडेंट्स इक्वल होते हैं, कोई बॉर्डर वाली बात नहीं है। अब इस तरीके सर से आप तो बहुत मुझे गलत लगता ले गए हैं है, बात को, यकीन करें। इस बार क्या तो चीज, मैंने कही सॉरी। नहीं थी। आप गलत ले गए हैं बात। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। जैसे अगर ये जो आप बॉर्डर वाली बात कर रहे हैं ना, तो ये तो फिर मुझे लगता है कामरान ये बात करेंगे कि सर हम पश्तो स्पीक हैं, आप उर्दू में बात करे जा रहे हैं, आपने बॉर्डर खड़ा किया है। सर उनको उर्दू भी ठीक है। आती है, वो मल्टी टैलेंटेड है। चलें बेटा, जो भी है, लेकिन ऐसे बॉर्डर वाली कोई बात नहीं है यार। हम काम पे वापस आते हैं बेटा। तो ये जो हम बात कर रहे थे, यहां से हम इसमें फ्रूट ऐड करेंगे। तो ये जो हम फ्रूट यहाँ पे ऐड करें, ये बेसिकली हमारी इनपुट है, ऐसे ही है। यस सर। जी और सर, ऐसे यहां ही से है। जो हमारे पास जूस आ जाएगा, ये हमारे पास आउटपुट है। ठीक हो गया। यस सर। तो जी अब सर। इसको दोबारा से समझें। आपने यहां से एक, ये जो इनपुट का सेट है ना, इसमें कुछ फ्रूट्स पड़े हुए हैं। लेट्स सपोज इसमें आपके पास अनार पड़ा हुआ है, सेब है, ऑरेंज है, ग्रेप्स हैं, कुछ इस टाइप्स के फ्रूट्स पड़े हुए हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो मशीन है ना, ये बेसिकली फंक्शन है। तो ये जो एलिमेंट्स पड़े हुए ना फ्रूट्स के, आप बारी बारी, पहले आपने सारे के सारे सेब डाल दिए, तो इधर आपके पास सेब का जूस आ गया। फिर आपने क्या किया, इसमें सारे के सारे अनार डाल दिए यहां से इधर, तो ये मशीन ने अपना प्रोसीजर करके आपको अनार का जूस दे दिया। फिर आपने ग्रेप्स डाल दिए, ग्रेप्स का जूस आ गया, ऑरेंज डाल दिए, ऑरेंज का जूस आ गया। ऐसे ही है। जी सर, ऐसे ही। जी सर। ओके। अब आपके पास बेटा दो तरह की चीजें आ गई हैं, इस साइड पे सारे फ्रूट्स पड़े हुए हैं, और दूसरी साइड पे सारे के सारे आउटपुट में उसके जूसेस पड़े हुए हैं। तो इनका आपस में रिलेशन क्या बनता है भला। ऑरेंज से आपको मिल जाएगा ऑरेंज जूस, एप्पल से आपको मिल जाएगा एप्पल जूस, और क्या था, अनार, अनार से आपको अनार का जूस मिल जाएगा, और ग्रेप्स से आपको ग्रेप्स का जूस मिल जाएगा। क्लियर हो गया। यस सर। यस। जी सर। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात बेटा समझने वाली, कि एक जूस, एक जो फ्रूट है ना, उससे आप एक ही जूस ले सकते हैं। लाइक जो आपने सेब ऐड किए हैं, वो सिर्फ सेब का जूस देगा, उससे आप ऑरेंज जूस नहीं निकाल सकते। क्लियर हो गया। हेलो, जी सर। बताएं बेटा, ये बात क्लियर हुई है कि आपने एक तरह के फ्रूट जी डाले हैं, सर, तो ऐसे आपके ही है। पास जूस भी एक तरह का ही आएगा। यस सर। तो यही बात बेटा, ये जो पीछे हम सेट की डेफिनेशन पढ़ रहे थे ना, उसमें भी यही बात कह रहे थे कि आपके पास ना दो सेट होते हैं यहाँ पे। तो वो जो हमारा ये जो जूसर ब्लेंडर, जो उसका हम फंक्शन कह रहे थे, इसने क्या किया, एक फ्रूट को उठाया, उसको उसके जूस के साथ ज्वाइन कर दिया, दूसरे फ्रूट को दूसरे के जूस के साथ ज्वाइन कर दिया। तो हमारा जो मैथमेटिक्स में फंक्शन है, वो भी यही काम करता है। ये क्या करता है, आपके पास एक सेट ले लें एक्स का, दूसरा सेट आप ले लें वाई का, तो जो फंक्शन है वो क्या करेगा, इनका आपस में रिलेशन कोई ना कोई बना देगा। जैसे फर्ज करें आपके पास एक्स के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और जो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1 4 9, मैंने बेसिकली इन एलिमेंट्स की ना स्केयर कर दी है। ठीक है। जी सर। ओके। तो अब बेटा आप मुझे बताएंगे 1 का स्केयर क्या होता है, 1 सर। और सिमिलरली 2 का स्केयर, 4 और 3 का 4 स्केयर 9। 9 9। तो बेटा ये एक एलिमेंट, जो x का एक एलिमेंट है, वो y के एक एलिमेंट के साथ ही अटैच हो रहा है ना। जी सर है। जी सर। अच्छा, तो जब एक एलिमेंट एक के साथ अटैच हो, तो हम उसको कहते हैं कि ये एक फंक्शन है। f इज अ फंक्शन विच असाइन ईच एलिमेंट ऑफ x अ यूनिक एलिमेंट ऑफ y। ठीक है।
क्या कर रही है फंक्शन एफ, ये एक्स के एलिमेंट्स की वाई के एलिमेंट्स के साथ दोस्तियां कराए जा रहा है। अब क्लियर है बेटा? जी सर जी क्लियर है। सर। ठीक है। अच्छा, अब कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो a1 है इसका स्केयर ये जो है वो 4 भी आ जाए? नो सर। नहीं सर। नहीं हो सकता ना। अगर कभी ऐसा हो जाए कि x का एक एलिमेंट y के दो एलिमेंट्स के साथ अटैच हो, अब देखें जरा, मैंने बाकी मिटा दिए हैं। x का एक एलिमेंट है लेकिन y के दो एलिमेंट्स के साथ अटैच है, कि आपने इसमें ऐड किया एप्पल और जूस आपको मिल गया ऑरेंज का और एप्पल का। इज इट पॉसिबल? नो सर। तो ये नहीं पॉसिबल नहीं है। सर। अगर ऐसा हो जाए x का एक एलिमेंट y के दो एलिमेंट के साथ, जो दूसरा सेट है उसके दो एलिमेंट्स के साथ अटैच हो जाए, तो वो फंक्शन नहीं होता। अब क्लियर है? यस सर। जी सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब बेटा मैं थोड़ा सा इसको मजीद मैथमेटिक्स में डिस्कस करता हूँ। ये जो हमारे पास पहला वाला सेट होता है, ये वाला x, इसमें जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं ये होती है डोमेन। ओहो, ठीक है। जी सर। और जो दूसरा सेट होता है ये हमारे पास रेंज होती है। क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा, इधर ना मैं एक एलिमेंट और ऐड कर रहा हूं 10, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है आप जब सेट बनाते हैं ना, ये फंक्शन बनाते हैं इस तरीके से, तो देखें x के तीनों एलिमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं लेकिन y का एक एलिमेंट इस्तेमाल नहीं हो रहा जिसका नाम है 10। ठीक हो गया? जी सर। तो अगर मैं इस फंक्शन की रेंज के बारे में आपसे पूछ लूं कि व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन गिवन इन डायग्राम, तो आप क्या इसका आंसर करेंगे? 1 4 9। जी क्लियर हो सर। गया? क्योंकि 10 इस्तेमाल नहीं हो रहा, सो इट इज नॉट द एलिमेंट इन रेंज। जो जो इस्तेमाल हो रहे होंगे वही एलिमेंट होंगे सिर्फ। क्लियर है बेटा? जी सर। अच्छा, ये तो होगी रेंज की बात। जब भी कोई फंक्शन गिवन होगा ना बेटा, उसमें ये जो x के एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे इस्तेमाल होने चाहिए। ठीक है। जैसे यहां पे देखेंगे 10 इस्तेमाल नहीं हो रहा ना, तो कोई मसला नहीं है। रेंज में से अगर कोई रेंज का जो सेट है, अगर उसमें से कोई 1 2 5 10 100 50 एलिमेंट्स इस्तेमाल नहीं हो रहे ना, तो कोई मसला नहीं। जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं हम उसको इकट्ठा करके कह देते हैं दिस इज द सेट ऑफ रेंज एलिमेंट्स। बट इन केस ऑफ डोमेन, डोमेन के सारे एलिमेंट्स इस्तेमाल होने चाहिए। अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ पे डोमेन के साथ एक एलिमेंट में ऐड करूं, उसका नाम है जी 7, और ये आगे देखें किसी के साथ अटैच ही नहीं है, तो मैं आपसे पूछूं इज इट अ फंक्शन? तो आप कहेंगे नो, दिस इज नॉट द फंक्शन बिकॉज 7 इज नॉट अटैच इन एनी एलिमेंट इन द रेंज सेट y। क्लियर हो गया? जी सर। वेरी गुड। अब बेटा आगे डिस्कस करते हैं इन्हीं चीजों को। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ था ये वाला डोमेन रेंज। तो ये वही चीजें बेटा मैं अभी जो आपसे बात कर रहा था। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द हाँ, एक चीज रह गई। ये जो हमारे पास लिखा होता है ना एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और मैंने आपको बताया था एफ एक्स बेसिकली ना y के बराबर भी होता है। हम एफ एक्स लिख लें या y लिख लें, एक ही बात है। इतना क्लियर है? जी सर। तो इसमें जो राइट साइड पे देखें, जो भी कोई वेरिएबल है, आप यहां पे x की कोई ना कोई वैल्यू जो भी फिक्स रिप्लेस करेंगे। जैसे मैं x को 2 रिप्लेस कर देता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा 7 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1। मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा ना, तो ये 28 माइनस 4 प्लस 1, ये जो भी कोई इसका आंसर आ जाता है, आई थिंक सो 25 आ जाएगा। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई है एफ ऑफ 2 की, क्योंकि मैंने 2 रिप्लेस किया ना लेफ्ट पे राइट पे।
और ये इसी को मैं कह देता हूँ कि जो एफ ऑफ 2 है ये y की वैल्यू है। तो इसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि ये जो आपके पास वैल्यू है y की, ये किस वजह से आई है? x की वैल्यू 2 रिप्लेस करने से आई है। क्लियर हो गया? जी सर। आपने x की वैल्यू 2 रिप्लेस की तो उसके रिस्पॉन्स में आपके पास आंसर क्या आ गया? 25। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ना तो 25 आ गया। अच्छा, 2 की वजह से आया है ना 25। सो y जो है आपका एलिमेंट, ये जो y है ये डिपेंड कर रहा है 2 के ऊपर, और 2 किसका एलिमेंट है? x का एलिमेंट। ऐसी है? जी सर। आप अगर इसमें 2 की जगह पे कोई और एलिमेंट लगा देंगे यहां पूरी साइड पे, तो आपके पास y की कोई नई वैल्यू आ जाएगी। 3 रिप्लेस कर दें, 5 रिप्लेस कर दें, तो जैसे जैसे x चेंज होता जाएगा तो y भी क्योंकि x पे डिपेंड कर रहा है वो भी चेंज होता जाएगा। क्लियर हो गया? जी सर। वेरी गुड। अब मैं इस पे वापस आता हूँ अपनी बात पे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है। ये जो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिखा होता है ना फंक्शन, ये वेरिएबल, और जो यहाँ पे यूज हो रहा होता है ये बेसिकली होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसको आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। यू कैन चूज एक्स। तो वो जो आप चूज करके यहाँ पे लगाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो उस चूज करने की वजह से आपके पास y की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। अब वो जो y होता है ना वो डिपेंडेंट होता है। आप जैसे x को चेंज करेंगे y क्योंकि उस पर डिपेंड कर रहा है y चेंज होता जाएगा। क्लियर हो गया? जी सर। वेरी नाइस। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा था, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन अ फंक्शन इज कॉल्ड द डोमेन। ये जो हमने लिखा होता है ना फंक्शन, यहाँ पे मैंने x बनाया था एलिमेंट्स, यहाँ पे मैंने y बनाया था, और ये इसमें f बना दिया था। तो ये जो x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसके बारे में कह रहे हैं कि x के एलिमेंट्स को हम कहते हैं डोमेन के एलिमेंट्स हैं, और जो y ये इंडिपेंडेंट है, और जो y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये बेसिकली रेंज के एलिमेंट्स होते हैं। ये बात कर रहे हैं। अब हम चलते हैं बेटा आगे। ये देखें बेटा, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम्पल 2 में फंक्शन से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर फंक्शन? ये आपने बताना फंक्शन है या नहीं। तो इसमें देखें ये जो 28 है ये बेसिकली दो एलिमेंट्स के साथ अटैच हो रहा है। ऐसे ही है? जी सर ऐसे ही है। तो अगर x का एलिमेंट आगे 2 के साथ अटैच हो रहा है तो वो फंक्शन नहीं होता। जी क्लियर सर। हो गया? जी सर। वेरी नाइस। दूसरी बात इसी फंक्शन से देखें आप, यहां पे 7 और 9 जो है ये दोनों के दोनों 12 से अटैच है। ठीक है? अगर x के दो एलिमेंट्स y के एक एलिमेंट के साथ अटैच हो जाए तो मसला नहीं होता। ठीक हो गया? ओके सर। लेकिन जो आपके पास x के एलिमेंट्स हैं वो 2 के साथ अटैच नहीं होने चाहिए। क्लियर हो गया? ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे 1 2 3 4 4 5 एलिमेंट्स हों और यहाँ पे y का एक ही एलिमेंट हो, उसका मैं नाम रख देता हूँ p, और ये क्या हो रहा है, ये सारे इसी p के साथ अटैच हैं। तो सारे के सारे एलिमेंट्स एक पॉइंट के साथ भी अटैच हो सकते हैं, तो ये फंक्शन होता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे 1 2 3 करके x के एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे जो है वो आप इसको कह लो a और b दो एलिमेंट्स हैं, तो ये सारे एलिमेंट्स a के साथ भी अटैच हैं, लेकिन जो 2 है वो b के साथ भी अटैच है। तो जब x का ये एलिमेंट 2 के साथ अटैच हो जाएगा आगे तो ये काम खराब हो जाएगा, दिस विल नॉट बी अ फंक्शन। बट ऐसा हो सकता है कि ये सारे के सारे एक के साथ अटैच हो जाए, तो ये फंक्शन होता है। अब आगे चलते हैं। इसमें देखें जरा, ये कहते हैं कि एक्स स्क्वायर की जो की है
कैलकुलेटर के ऊपर वो फंक्शन होता है या नहीं होता? तो क्या कभी आपने देखा यहाँ पे आपके पास मैं नंबर लिखता हूँ -2 -1 0 1 2 3 3 रहने दो तो 2 तक। तो जो -2 का स्केयर है वो 4 आ जाएगा, इसका स्केयर 1 आ जाएगा, 0 का स्केयर 0 होगा, 1 का स्केयर 1 आ जाएगा, 2 का स्केयर 4 आ जाएगा। ऐसे ही है? जी सर। अच्छा, क्या ऐसा हुआ है कि किसी एक एलिमेंट का आपने स्केयर लिया हो, आगे दो एलिमेंट्स के साथ वो अटैच हुआ हो? नो सर। मैं इसको ना जरा डायग्राम की फॉर्म में बना के बताता हूँ। देखें, यहाँ पे एलिमेंट आपके पास -2 -1 0 1 2, और जो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं 0 1 4, -2 का ये आ गया, इसका ये आ गया, ऐसे ही है? जी सर। तो क्या ये फंक्शन बन जाएगा इस तरीके से? बन जाएगा सर। एग्जैक्टली बन जाएगा, क्योंकि x के दो एलिमेंट्स इस्तेमाल हो सकते हैं, y का वाई एक ही क्यों नहीं हो एलिमेंट। सकते? सिमिलरली ये -1 का स्केयर करें, ये भी 1 आ जाएगा, 1 का स्केयर भी 1 आ जाएगा, तो ये भी कोई इशू नहीं है, और 0 का स्केयर तो 0 ही रहेगा। ऐसे ही है? जी सर। आप क्लियर हुआ है कुछ? जी सर। नो। तो इट इज अ फंक्शन। ठीक हो गया? जी सर। अच्छा, अब ये थर्ड वाले को देखें जरा। इसमें जो आपके पास x के एलिमेंट्स हैं, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ 1 2 3, और जो आपके पास यहाँ पे y के एलिमेंट्स हैं मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। y में देखो आपके पास एलिमेंट 3 -3 5 -5 8 -8। अब हो क्या रहा है, 1 जो है वो 3 और -3 के साथ अटैच है, 1 3 और -3 के साथ अटैच है। क्या ये पॉसिबल है? नो सर। x का एलिमेंट 2 के साथ अटैच नहीं होना चाहिए, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर हो गया? जी सर। आपको बाकी वैल्यूज चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपने एक वैल्यू को चेक कर लिया, उससे ही पता चल गया। अगर आप चेक करना चाहें तो देखें आगे 2 जो है वो 5 के साथ अटैच है, 2 5 के साथ भी अटैच है, 2 जो है वो -5 के साथ भी अटैच है, सो इट इज नॉट द फंक्शन। सिमिलरली 3 इज अटैच विद 8 एंड -8। क्लियर हो गया? सर। सर आपने इसकी जो लास्ट हाँ जी, सर लास्ट क्वेश्चन में आपने जो करवाया भी लास्ट में, उसमें तो आपने मैच कर दिया था 1 को 1 के इसकी बात साथ। कर रहे हो? जी सर। मैं दोबारा लिख देता हूँ बेटा, देखिएगा आपके पास एलिमेंट्स है -2 -1 0 1 2, ये आपके पास x के एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे y के एलिमेंट्स हैं, वो थे 0 1 4। ऐसे ही है? यस सर। तो आपने अटैच किया था, -2 का स्केयर करेंगे वो भी 4 आ जाएगा, 2 का स्केयर करेंगे वो भी 4 आ जाएगा। ऐसे ही है? यस सर। तो x कितने एलिमेंट्स x के अटैच हैं? 2। यस पर y के कितने एलिमेंट्स हैं? सर 1 है 4। 1। तो ये पॉसिबल है। आप इसको ऐसे सपोज कर लें, ये जो y है ना ये बेसिकली सेट ऑफ मेल है, और जो x है ना ये बेसिकली सेट ऑफ फीमेल है। तो एक बंदे की जो है ना ये 2 शादियां हो गई, आप ये सपोज कर लें। ये तो पॉसिबल है ना? यस सर। तो इस तरीके से, मैं इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, वो थोड़ी बात अजीब सी हो जाती है। आप क्लियर हो गए बेटा? यस सर समझ गया मैं। ओके, ओके गुड। थैंक यू। कोई इशू रह जाए बेटा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको दोबारा डिटेल में बता दूंगा, ठीक है? ओके सर। गुड लक। अच्छा बेटा, इसके जो ये आगे डी और ई पार्ट्स हैं, आई विश कि आप खुद ट्राई करें इनको। ये बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे मैं भी आपको समझा रहा था। आप अगर इसी तरीके से एक छोटी सी डायग्राम बना लेना तो उसको समझना आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है? चलें आगे। जी सर। अच्छा बेटा जी, ये देखें, ये आपको ना एक क्वेश्चन दिया हुआ है y = 11 - 4x²। इसके बारे में आपने बताना है कि ये जो है ना लाइक फंक्शन है या नहीं है, ठीक है? तो इसमें मुझे बताएं डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, पहले तो ये बता दें। सर y जो है वो डिपेंडेंट है और x जो एग्जैक्टली है वो y डिपेंडेंट है। अगर y डिपेंडेंट है तो डेफिनेटली दूसरा वाला इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, आप इसको अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट करें,
लेट्स सपोज मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 0, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 11 माइनस 4 इंटू 0 इसका स्केयर, और सिंप्लीफाई होके 11 आ गया। ऐसी है। जी सर ऐसे ही है। अगर मैं इसको वो डायग्राम की फॉर्म में लिखूं तो पता क्या हुआ है, यहाँ पे x के एलिमेंट से, यहाँ पे y के एलिमेंट से, और ये फंक्शन था f, तो आपने 0 को किसके साथ अटैच कर दिया, 11 के साथ। ये मतलब है इसका कि आपने 0 पुट किया तो y का जवाब 11 आ गया। ऐसी है। जी सर। तो एक एलिमेंट एक के साथ अटैच हो गया, जी सर ऐसे ही। तो इट इज अ फंक्शन। जी सर। वेरी गुड। इसी तरीके से बेटा इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, इन्होंने कुछ और एलिमेंट्स देखो -7 लेकर रिप्लेस किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाए, इसका जो एक बी पार्ट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये वाला। तो अगेन वही हिसाब है, x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो मैंने क्या किया, मैंने x की वैल्यू लेट कर ली x इक्वल्स टू 2। तो अब मैं यहां पे 2 रिप्लेस करके वहां से y फाइंड करना चाह रहा हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वाई स्केयर इक्वल टू 2। अब जब मैं दोनों तरफ अंडर रूट लूंगा तो y मेरे पास प्लस माइनस अंडर रूट 2 नहीं आ जाएगा। हाँ जी। जी सर ऐसे ही। एग्जैक्टली वो exactly. अब सर मैं इसको ना स्केल डायग्राम, काटिएगा नहीं। हाँ जी हाँ जी, स्केयर कट जाएगा, आप इधर भी अंडर रूट कर देंगे, इधर भी अंडर रूट, ये कट जाएगा, लेकिन ये जो राइट साइड पे अंडर रूट लेंगे ना वो फिर प्लस माइनस आ जाता होता है, तो आपके पास जी यहाँ सर। पे इसलिए प्लस माइनस आ गया। अब मैं इसको डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूँ आपको। आपने x की वैल्यू ली 2, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज आई हैं वो 2 आई हैं, एक अंडर रूट 2 आ गई है, एक माइनस अंडर रूट 2 आ गई है, और जो 2 है इसकी वजह से ये 2 आंसर आए हैं। अब बताएं जरा, क्या ये पॉसिबल है? जी सर। हाँ, कामरान क्या हो गया है? सर सुफियान बोल रहा हूँ आपका। सॉरी, मुझे लग रहा था सारे आंसर कामरान ने किए। सुफियान बेटा देखें, एक्स जो है ना, नो सर, नो सर, सॉरी हाँ, सर। एक्स जो है नहीं ना बनेगा बेटा, सर। वो 2 के साथ अटैच नहीं हो सकता। ठीक है। जी सर, इसके दो एक्स के दो जोन से उसके एक के साथ हो सकते हैं अटैच। हाँ एग्जैक्टली एक्स के सारे भी जो है ना वाई के एक से अटैच हो सकते हैं, जी लेकिन सर एक्स ऐसे। किसी 2 से भी अटैच हो जाए तो फंक्शन नहीं होता। क्लियर हो गया? जी सर। सो यहां से आपको पता चल गया कि ये फंक्शन नहीं है। ये यहाँ पे इन्होंने यही डिटेल लिखी हुई है। सर ग्राफ दोबारा एक्सप्लेन कर दें एक दफा। कौन सा ग्राफ बेटा? सर ये जो भी आपने समझाया लास्ट में। अच्छा देखें, आपने ना ये इसको x को आपने 2 पुट किया यहाँ पे, मैं अपनी तरफ से फर्ज करूँ क्योंकि x इंडिपेंडेंट होता है ना, तो इंडिपेंडेंट है तो उसको आप अपनी मर्जी से चूज कर ले। मैंने x चूज किया 2, जब मैं इसमें रिप्लेस करूंगा मेरे पास क्या आ जाएगा, वाई स्केयर इक्वल टू एक्स है ना, तो इस x की जगह पे मुझे 2 रिप्लेस कर देना है, तो मेरे पास यहाँ पे देखिए आ जाएगा 2। अब क्लियर है? यस सर। अब मैंने ना दोनों तरफ इसका अंडर रूट ले लिया ताकि मेरे पास y की वैल्यू आ जाए। ठीक है। यस सर। जब हम बोथ साइड्स अंडर रूट लेते हैं तो किसी एक साइड पे हमारे पास ना प्लस माइनस साइन आ जाता है। यस सर। अब ये जो लेफ्ट साइड है इसमें स्केयर और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट, तो आपके पास इधर y रह जाएगा, इधर रह जाएगा आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट 2। यस सर। इसका मतलब है आपने x की एक वैल्यू पुट की तो y के 2 आंसर आ गए। यस सर। इसी को मैंने डायग्राम में यू बनाया था, x को मैंने वैल्यू पुट की 2, लेकिन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास जो y आया था अंडर रूट 2 और अंडर रूट -2, सॉरी माइनस बाहर था, यस सर। ये वाला। तो इसका मतलब है कि x का एक एलिमेंट y के 2 एलिमेंट्स के साथ अटैच है। इज इट पॉसिबल? यस सर। ये पॉसिबल नहीं है बेटा। नहीं सर, नो सर। सर एक्स का आपने बताया था कि एक एलिमेंट जो है वो वाई के दो एलिमेंट के साथ मैच लग सकता है, नहीं लग अटैच सकता। हो सकता x है। के 2 नहीं लग एलिमेंट्स जो सकता। है ना, x के 2 एलिमेंट्स y के एक एलिमेंट के साथ लग सकते हैं, इट इज ट्रू, बट x का एक एलिमेंट y के 2 के साथ अटैच नहीं हो सकता, इट इज रॉन्ग। ये फंक्शन नहीं होता। ओके सर, क्लियर हो गया ओके सर।
अब इसको थोड़ा सा, ये जो ग्राफ बना हुआ है, मैं ये ग्राफ से भी आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था जल्दी से, फिर हम क्लास वाइंड अप करते हैं। ये देखें बेटा, आपके पास जैसे ये ग्राफ दिया हुआ है और एक ये ग्राफ दिया हुआ है, आपसे पूछा जाए अगर कि ये ग्राफ जो गिवन है ये फंक्शन है या नहीं, ये जो ब्लू ग्राफ गिवन है, तो इसका बड़ा आसान सा तरीका ये है, आप ग्राफ के किसी भी हिस्से पे एक लाइन कट करें इस तरीके से, वर्टिकल लाइन, ठीक है, और वो जो वर्टिकल लाइन है आप चेक करें कि ब्लू वाले ग्राफ को कितनी जगह कट करती है, कितनी जगह कट कर रही है? सर 2 जगह। 2 जगह पे कट करी है। काके एक जगह पे कट करी है, रेड वाली लाइन देखें सिर्फ यहां पे कट करी है, सॉरी सर, मैं नीचे वाला ग्राफ देख रहा। रेड लाइन Yes, देखें sir. बेटा। सिमिलरली अगर मैं यहां पे लाइन कट करूं तो यहां पे देखें ये 2 जगह पे कट करती है, ऐसे ही है। जी सर, ऐसे ही है सर। अच्छा, अब जरा इसकी मैं लाइंस मिटा रहा हूं, जब एक जगह पे कट करेगा तो वो फंक्शन होगा, अगर 2 जगह पे कट करेगा तो वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक हो गया? Yes, sir. जी सर। ये जो आपको y इक्वल टू दिस है, इसमें देखें ये फंक्शन बन गया था, यहां पे हमने देखा था, ऐसे ही है। जी सर। और ये जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स था, इसमें हमने देखा था वो फंक्शन नहीं बना था, देखिए उसका ग्राफ ये बना हुआ है, और इसमें 2 लाइन, एक लाइन जब डालते हैं तो वो 2 जगह पे कट करती है, ठीक है। जी सर। हो सकता है आपके सिलेबस में आगे चल के कहीं आए, अगर खुदा ना खास्ता सिलेबस में नहीं आता तो आपके माइंड में बेटा ये बात होनी चाहिए, ग्राफ आपके पास गिवन है, आप जल्दी से एक लाइन कट करें, देखें कितनी जगह पे कट करिए, 2 जगह पे, सो इट इज नॉट द फंक्शन, ठीक हो गया? हाँ जी बेटा, जी सर। वेरी नाइस बेटा जी, ये हमारा आज का काम था। इसमें ये जो डी पार्ट इसका और सी पार्ट रह गया है, चलो मैं जल्दी से इसको भी एक्सप्लेन कर दूं। इसमें देखिए आप एक लाइन कट करके देख लें, एक जगह पे वो कट करिए। सिमिलरली जो इसका डी पार्ट है ना, अगला वाला पार्ट है, उसमें भी जब आप लाइन कट करेंगे ना, ये वाला, सॉरी ये वाला, सर ये इसमें भी ग्राफ जब आप हमें, सर ये डायग्राम दी भी होगी हमें, आ, या हम मुझसे पॉज करके आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे? इस पर्टिकुलर एग्जांपल में तो देखिए ना लिखा हुआ है द ग्राफ इन द फिगर दिस, इसका मतलब है कि आपको Yes, ये sir. गिवन होगा, इस पर्टिकुलर Okay, की sir. बात करूं, ठीक है। और जो इसका पिछला सी पार्ट था ना, उसमें आपको गिवन नहीं है, तो वो आप आसानी से बना सकते हैं। अच्छा, अब Okay, इसमें sir. देखिए जो समझने वाली बात है, मैं जल्दी से उसको एक्सप्लेन करके बेटा मैं इसको क्लास को वाइंड अप करता हूँ, टाइम भी हो गया है। ये देखें जरा, बेटा देखें यहाँ पे x है ना, इसके कोरिस्पॉन्डिंग ऊपर जाए तो ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है यहाँ पे, ऐसे ही है। जी सर। Sir. सिमिलरली मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेता हूँ, ये ऊपर जाके एक पॉइंट पे कट कर रहा है। जी सर। ये जो नीचे वाले सारे के सारे पॉइंट्स हैं ये x के पॉइंट्स हैं, और ये जो ब्लू पे शो हो रहे होंगे ना वो y के पॉइंट्स हो रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे आ रहे हैं ना ये सारे के सारे ये y के पॉइंट्स है ना। जी सर। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इसको अगर मैं नीचे ला के चेक करूं तो ये x का एक पॉइंट y के एक पॉइंट से अटैच है, ये बेसिकली ये वाला पॉइंट बनता है y का, ऐसे ही है। जी सर, ऐसे ही। तो आप देख सकते हैं एक पॉइंट x का y के एक पॉइंट के साथ अटैच, किसी भी जगह पे आप देख लें, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो वो फंक्शन होता है। सॉरी ये क्या हो गया, हाँ जी ये देखें जरा, ठीक है बेटा। जी सर। तो ये है बेटा फंक्शन, और इसकी हल्का सा हमने डोमेन को पढ़ लिया, रेंज को पढ़ लिया। ये जो पॉइंट था y इक्वल टू 7 हमने अभी पहले भी पढ़ा था, तो हम क्या करते होते हैं इसमें, यहाँ से 0 था तो y की वैल्यू 7 है, यहाँ पे करके कहीं आ जाती है ये वाली, तो हम यहाँ पे लाइन लगा देते हैं, जो y इक्वल टू 7 है ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अगर मेरे पास होता x इक्वल टू 7 तो मैंने यहाँ से ढूंढना था x7, तो ये आ जाना था वर्टिकल पॉइंट, लाइन। तो वो वर्टिकल लाइन होनी थी। अब इसका ग्राफ तो देखिए आप आसानी से बना सकते हैं ना। जी सर। तो ये था बेटा आज का सवाल, इसमें कोई मुश्किल? नो सर। ओके बेटा, गुड लक।
कुछ स्टूडेंट्स के उनका LMS का इशू आ रहा है, आपका भी क्या LMS का इशू है? यस सर। हाँ जी बेटा। जी सर। अच्छा, LMS का सबका इशू आ रहा है? जी सर। चले मैं Easy यूनिवर्सिटी में में बात करते हैं। करता हूँ, अगर LMS का कोई इशू हुआ तो फिर हम उसका कोई और वे में ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, आप उसके हिसाब से अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा देना, ठीक है? सर ओके मेल सर। कर दिया आपको? हाँ सर जी हैंड राइटिंग लिख सकते हैं? बेटा, हैंड रिटन दे दें, कोई इशू नहीं, बल्कि ज्यादा बेस्ट ये है आप हैंड रिटन दें ताकि एक दफा ना आपके हाथ से प्रैक्टिस हो जाए, जी सर। यस सर। ठीक है? वो जो सर टाइप सर करने आपको वाला मेल काम है कर वो तो देंगे। इतना लेंथी हो जाता है, मैं तो उसको प्रेफर नहीं करता। सर आपको मेल कर दें? बेटा मैं ना यूनिवर्सिटी से पता कर लूँ, अगर तो LMS का जो मसला रिजॉल्व हो जाता है तो वो बेस्ट है, क्योंकि आपकी ना सारी असाइनमेंट एक ही जगह पे कलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है? सर अदरवाइज ना LMS पे सिर्फ सर LMS पे सिर्फ 3 MB की फाइल जो सी है ना वो वैलिड है। तो बेटा आपकी ये जो असाइनमेंट बने कि ये 10-12 पेजेस की होगी, तो वो आप सर PDF ये में जब उसको PDF है। बनाएंगे ना। सर PDF में कन्वर्ट किया है, लेकिन वो कन्वर्ट हो नहीं रही। वो उसके बाद भी साइज काफी लार्ज है उसका। हाँ जी सर ऐसे ही है। अच्छा, चले मैं इसके बारे में ना कोई बात करके तो फिर मैं आपसे शेयर करता हूँ यार। एक्चुअली मेरी बात सुने, मैं इससे पहले अच्छा वो LMS का इशू था, ठीक है? चले बेटा मैं इसका कोई सोल्यूशन निकालता हूँ तो मैं ग्रुप में आपको ना एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। ओके बेटा जी, गुड लक, अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह सर, हाफिज अल्लाह सर। हाफिज़। तो बेटा जी इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी, गुड लक, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर इंशाल्लाह। और बेटा सारे अपनी अटेंडेंस मार्क करें, उस पे वीडियो पे जाके अपना रोल नंबर और नाम मेंशन करें, कोई फिर रह जाती है तो फिर बाद में आप मेरे से कंप्लेन करते हैं, आप काइंडली उसको कर दें, मैं वहां से बहुत ध्यान से लगाऊंगा। सर अगर ये LMS पे अपलोड नहीं हो रही तो फिर अब कल डेडलाइन गुजर जाएगी, तो कोई इशू तो नहीं है उससे? बेटा मैं उससे पहले ही आपको बता दूंगा, डेडलाइन देखो संडे की है ना, कल यस की। सर, आज सैटरडे है। जी जी, तो मैं आप इंशाल्लाह आपसे पहले बता दूंगा, ठीक ओके है? सर, ओके। ओके सर। ओके बेटा, अल्लाह ओके सर। हाफिज, ओके, अल्लाह हाफिज़। गुड लक, खुश रहे बेटा। आप भी सर। हाँ थैंक यू बेटा। अल्लाह अकबर। ओए 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 ओए, ओहो जी।